हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके 12th फिजिक्स के NCERT चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को। इससे पहले आप क्या करो, जाके प्लेलिस्ट में जितना भी टॉपिक है वो अरेंज्ड है आपका, उसको जाके देखो तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। और एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोज दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 1। तो जल्दी से आप जाइए और उसको देखिए, है कि नहीं। तो चलिए, तो शुरुआत करेंगे हम लोग चैप्टर 1 से सॉल्व करना को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपका 2 चार्जेस गिवन है, ठीक है। 2 चार्जेस गिवन है जिसका नेचर सेम है, मतलब 2 चार्ज गिवन है जिसमें से एक चार्ज है आपका क्या, प्लस Q1, और एक चार्ज है आपका क्या, प्लस Q2। और ये दोनों चार्ज जो है आपका सेपरेटेड है। किससे सेपरेटेड है? तो डिस्टेंस से सेपरेटेड है कि नहीं। तो कुछ डिस्टेंस से ये सेपरेट है ना, है कि नहीं। तो सेपरेट है डिस्टेंस कितने से? तो 30 सेंटीमीटर से। जिसमें जो आपका प्लस Q1 चार्ज है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है आपका? तो इसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपका 2 × 10⁻⁻7 कूलम। और जो ये Q2 चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपका 3 × 10⁻⁻7 कूलम, है कि नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करो, मतलब स्थिर वैद्युत बल को कैलकुलेट करो। और स्थिर वैद्युत बल आपने कहाँ पढ़ा था? तो स्थिर वैद्युत बल आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। और कूलम्स लॉ का क्या कहना था कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब K × Q1, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के, जिसमें K का वैल्यू हो जाता था आपका 1/4πε0 Q1 × Q2/r², जिसमें ये K या फिर 1/4πε0 का जो वैल्यू होता था वो कितना होता था आपका? तो वो होता था 9 × 10⁹ होता था। तो इसमें पुट कर दो आप 9 × 10⁹, है कि नहीं। तो ये 9 × 10⁹, और इसके साथ यूनिट भी पुट कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, यही होता था इसका यूनिट, है कि नहीं। तो ये सारा कंसेप्ट आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक एक वीडियो को मैंने अच्छी तरीके से बनाया है, विजुअलाइज किया है, ताकि आपको रियल लाइफ से वो कनेक्ट हो पाए। तो ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें जो Q1 चार्ज है उसका वैल्यू कितना गिवन है आपका? तो 2 × 10⁻⁻7 कूलम गिवन है। तो ये जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है आपका? 2 × 10⁻⁻7 कूलम, है कि नहीं, गिवन है ना। और फिर दूसरा जो चार्ज है वो कितना गिवन है? तो वो गिवन है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और नीचे में डिस्टेंस गिवन है आपका कितना? तो ये 30, चूंकि ये कूलम और कूलम में ले रहे हो आप, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा आपको कि जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में लेना होगा, याद रखना हमेशा। अगर कूलम में ले रहे हो तो इसको आपको SI यूनिट में लेना होगा, क्योंकि कूलम SI यूनिट होता है चार्ज का, इसलिए SI यूनिट सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 0.3 मीटर हो जाएगा। ये तो चेंज करने आ रहा ना आपको, हाँ। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? 0.3 मीटर का स्क्वायर, मतलब 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। यहां तक क्लियर है हम लोग? अब देखो, अब बस इसमें कैलकुलेशन पार्ट है। जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग होएगा उसका न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व होएगा, जिसका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होएगा उसका न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम होएगा, तो आंसर्स में भी प्रॉब्लम होएगा ही होएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, अगर कूलम्ब और कूलम्ब स्क्वायर हो जाता तो जो इस ये कूलम्ब स्क्वायर से कट जाएगा, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होता जो इस मीटर से कट जाएगा। तो बचा क्या? न्यूटन, जो कि एग्जैक्टली फोर्स का यूनिट होता है, SI का SI यूनिट होता है। और जो रेस्ट पार्ट है आपका उसको आप लिख लोगे, जिसमें आपका जो ये 9 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0.3 है, ये 0.3 है, सबको एक साथ लिख लोगे आप। तो 9 × 2 × 3/0
0.3 इंटू 0.3, और फिर जो ये पावर वाला पार्ट है 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -7 और 10 टू द -7, इसको आप एक साथ लिख लो। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो इसको 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7, और जो बचा है न्यूटन उसको लिख लो। और एक्सपोनेंट घातांक का रूल याद है कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो -7 प्लस -7 कितना हो जाएगा, -14, और -14 में अगर +9 करोगे तो हो जाएगा -5। तो इसलिए इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका कितना, 10 टू द पावर -5, और फिर इधर सॉल्व अगर कर लोगे तो ये 0.3 एक हट गया तो बाय 10 हो जाएगा, ये 0.3 हट गया तो बाय 10 हो जाएगा। इसलिए आपका जो हो जाएगा फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9, 9 2 जा 18, 3 जा 54, मतलब 54 हो जाएगा ये। और देखो 3 3 जा 9 इधर हो जाएगा, और बाय 10 इंटू 10 मतलब 100 है तो 10 टू द पावर 2 लिख देंगे। और इधर क्या बच गया था, -7 -14 होता है, और -14 में +9 करेंगे तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। और फर्दर इसको क्या करेंगे तो ये 10 टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 54/9 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। अब ये 9 6 जा कितना होता है 54। फाइनली जो है ये -5 + 2 कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। और ये सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन, है कि नहीं। तो कितना आसान था सॉल्व करना ना। तो जितना आसान आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा, उससे भी आसान आपको टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखो उसको और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारा विजुअलाइजेशन, सारा एग्जाम्पल के साथ वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको ये कहा जा रहा था कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि सेम नेचर का है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो दोनों में, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, 3 इंटू 10 टू -7 कूलम, और ये सेपरेट है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से। चूंकि ये कूलम में गिवन है तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में, तो 30 सेंटीमीटर होता है 0.3 मीटर। और फाइनली जो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आप कूलम्स लॉ से जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। और इसी 1/4πε0 का जो वैल्यू है वो हमने निकाला हुआ है वीडियो में कि किस तरह से वो वैल्यू आता है, उसको जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका वैल्यू होता है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, साथ में इसका यूनिट लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। फिर ये जो चार्ज है 2 इंटू 10 टू -7 कूलम उसको लिख लिया, फिर Q2 जो चार्ज उसको लिख लिया 3 इंटू 10 टू -7 कूलम, और फिर इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर उसको लिख लिया। फिर देखो यहाँ पे कूलम इंटू कूलम स्क्वायर होता है जो इससे कट गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होता है जो इससे कट गया, बचा क्या, न्यूटन, जो कि एग्जैक्टली फोर्स का यूनिट होता है, मतलब SI यूनिट होता है। फिर क्या किया, 9 2 3 और 0.3 इसको एक साथ लिख लिया, और जो पावर वाला पार्ट है 9 10 टू द पावर 9 10 टू द -7 10 टू द -7 इसको एक साथ लिख लिया। अब जो है इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो -7 -14 हो गया, उसमें फिर +9 किया तो -5 हो गया, तो यहाँ पे 10 टू द -5 हो गया। और इसको सॉल्व करके आपका आ गया 54 9/100, 100 को आप 10 टू द 2 लिख सकते हैं, फिर 10 टू द 2 चला गया ऊपर, और ये हो गया 9 6 जा 6 इंटू 10 टू द 2 10 टू द -5 न्यूटन, तो 10 टू द -5 + 2 होता है -3, तो इसलिए 6 इंटू 10 3 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है क्या, रिपल्सिव फोर्स। तो इस Q1 और Q2 चार्ज के बीच आपका लग रहा है कितने न्यूटन का फोर्स, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन का फोर्स। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लो, है कि नहीं। नोट डाउन करके अच्छे से फेयर नोट्स बना लो, क्योंकि इतना इजीली एक्सप्लेनेशन आपको समझ में तो आ ही गया होगा, और आप इसको बना भी सकते हो अगर आपके एग्जाम में आया तो, है कि नहीं। तो चलिए फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपका दो चार्जेस गिवन है कि नहीं।
और ये दो चार्जेस जो है अपोजिट नेचर का है, मतलब आपका गिवन है टू चार्जेस, एक है आपका क्या प्लस Q1 और एक है आपका माइनस Q2। अब इस दोनों चार्ज जो है अपोजिट नेचर का है, इसके बीच लग रहा है आपका एक फोर्स जो कि अट्रैक्टिव है, मतलब आकर्षित करता है एक दूसरे को, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। वो कितने न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है? तो 0.2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है। और जो आपका Q1 है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपका 0.4 माइक्रो कूलम। कितना गिवन है? 0.4 माइक्रो कूलम। और जो ये Q2 है माइनस, इसका गिवन है आपका माइनस 0.8 माइक्रो कूलम, है कि नहीं? तो यहां पे आपका जो चार्ज गिवन है ये अपोजिट नेचर के होने के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मतलब आकर्षण बल लगता है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आपको निकालना है कि ये जो फोर्स लग रहा है आपके दोनों के बीच 0.2 न्यूटन का, तो वो फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब आपको R जो है इसके बीच का डिस्टेंस वो निकालना है। तो आप कूलम्स लॉ से ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो ये होता है आपका K Q1 इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर होता है ना। अब इस R स्क्वायर को बस इधर लेके चले आओ और इस F को इसके नीचे, मतलब इसको इंटरचेंज कर दो, इसको यहां और इसको यहां लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा क्या? K Q1 इंटू Q2 बाय F। यहां तक क्लियर है हम लोग? अब जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो ये K का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, साथ में इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो यहां पे आपका जो ये यूनिट लिख दिया, फिर जो आपका Q1 है उसका यूनिट क्या होता है? तो 0.4 है। इसको अगर माइक्रो कूलम को हम लोग चेंज करेंगे कूलम में तो ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। और याद रखिए हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो कूलम्स लॉ का जो प्लेलिस्ट, कूलम प्लेलिस्ट में जो कूलम्स लॉ वाला वीडियो है उसको जाके देखो आप। तो यहां पे क्या है, फिर जो दूसरा चार्ज है वो 0.8 माइक्रो कूलम है, तो वो कितना हो जाएगा? 0.8 माइक्रो कूलम है, उसको कूलम में चेंज करना होगा क्योंकि आपको डिस्टेंस SI यूनिट में चाहिए, तो ये 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। और आपका जो ये फोर्स गिवन है वो गिवन है 0.2 न्यूटन का। तो ये हमने सारे डाटा को अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना है। आई बात समझ में? एक बार आपने डाटा को कर दिया अरेंज तो आपके लिए हो गया वो आसान। तो ये न्यूटन कट गया, ये कूलम स्क्वायर इस दोनों कूलम से कट गया, बचा मीटर स्क्वायर। फिर जो ये 9 है, ये 0.4 है, ये 0.8 है, ये 0.2 है, इसको एक साथ लिख लोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 अपॉन 0.2। और फिर जो पावर वाला पार्ट है 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर माइनस 6 और 10 टू माइनस 6, इसको लिख लोगे एक साथ। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.22, एक पॉइंट चला गया, कैंसिल हो गया, और ये 2 जो है इससे कट गया, है नहीं? सिंपल। और क्या कर सकते हो, और बाद में करेंगे। इस बेस में देखो, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो तो बेस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये -6 माइनस 6 -12 प्लस 9 -3 हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो वैल्यू है आपका वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो उसको क्या लिख सकते हो? 9 2 जा 18 इंटू 8 बाई 10, 0 पॉइंट हटा दिए, और ये हो जाएगा कितना आपका? 10 टू दी पावर -6 -12 होता है, और -12 में अगर +9 करोगे तो 10 टू दी पावर हो जाएगा -3, ठीक है। और साथ में जो मीटर स्क्वायर आते जाएगा, ये मीटर स्क्वायर लिखते चलो।
ठीक है, आर स्क्वायर लिखते चलो, आर स्क्वायर लिखते चलो, आर स्क्वायर लिखते चलो। अब देखो ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, और 18 8 जा कितना होता है 144, 18 18 44 से 144 होता है, और ये 10 ऊपर जाएगा तो एक पावर और बढ़ जाएगा 10 टू द पावर -4, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 144 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। और ये चीज जो है ये बहुत आसान हो गया। अब इसका स्क्वायर अगर हटा दोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर। आई बात समझ में। और फर्दर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 144 का 12, और 10 टू द पावर -4 है तो ये 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। ये 10 टू पावर -2 मीटर कहने का मतलब ये हो गया कि ये 10 टू 1/100 हो गया, और इसको आप लिख सकते हो 0.12 मीटर। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 0.12 मीटर। तो जो ये डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज है प्लस Q1 और माइनस Q2, दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थिरवैद्युत बल कहते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0.2 न्यूटन का लग रहा है, ये लग रहा है डिस्टेंस कितने पे, तो 0.12 मीटर डिस्टेंस पे। जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस 0.12 मीटर होगा तब जाके इस पे फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन का। आई बात समझ में। कितना सिंपल था ना सॉल्व करना। इसमें बस कुछ नहीं करना था, आपको दो चार्ज गिवन था अपोजिट नेचर का, इसमें दो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें पहले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो 0.4 माइक्रो कूलम गिवन था। इसको हमें चेंज करना था आपको कूलम में, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इसको ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और ये जो नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब नेचर पॉजिटिव और निगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो है आपका जो दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा वो इसका ये फॉर्मूला है। फिर सारा वैल्यू इसमें क्या करना, बस आर स्क्वायर को यहां लेके जाना है, एफ को यहां लेके आ जाना है, और फाइनली इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 0.12 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको बस पॉज करके नोट डाउन कर लो, अगर नहीं समझ में आया आपको तो इसको एक बार रिपीट करके देख लो यार, है कि नहीं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए ये है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसको जल्दी से आप पॉज कर लो वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लो, है कि नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका रेशियो आपका डायमेंशनलेस होता है। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए करना ये है कि इसको प्रूव करना है डायमेंशनलेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका Fe और Fg, इसका रेशियो डायमेंशनलेस है। और आपको पता है कि जो ये होता है ये क्या होता है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या है Fe और Fg, जो K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, G M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या है आपका K का वैल्यू क्या हो जाता है, तो यूनिट क्या हो जाता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, है कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। और जो Q1 है इसका वैल्यू क्या आ जाता है आपका कूलम्ब, Q1 का फिर Q2 का भी कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर, और नीचे में क्या आपका मीटर का स्क्वायर, या फिर इसको R स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या फर्क पड़ता है, सब सेम ही तो है। और अगर पूरा लिखना चाहिए तो लिख ही सकते हो। और ये हो जाता है क्या, न्यूटन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, और ये मास M1 इंटू M2 भी होता है क्या, M1 kg फिर M2 kg, तो kg इंटू kg, kg का स्क्वायर।
तो ये कूलम्ब स्क्वायर, ये कूलम्ब स्क्वायर कट गया, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कट गया, ये केजी स्क्वायर, ये केजी स्क्वायर कट गया, ये और क्या हो गया, और ये जो है आर स्क्वायर नीचे में जो मीटर स्क्वायर था इससे ये कट जाएगा, और ये न्यूटन इससे कट गया, तो फाइनली जो बचा क्या बचा 1। तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेशियो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है, बिना विमीय के होगा, ठीक है, इसमें विमीयता नहीं होगी। हाई बात समझ में। और अब आपको कहा जा रहा है कि जो ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो ये रेशियो है इसका वैल्यू कितना होगा, Fe बाय Fg का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे देखो K और E का वैल्यू तो आपको पता है, चार्ज का Q1 Q2 दोनों क्या है, चार्ज ही है। E क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था आपको वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके आप देखो, चैप्टर वाइज वीडियो अरेंज्ड है, वहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको मैंने बताया था कि जो Q1 Q2 होता है उसका चार्ज का वैल्यू E होता है, इसलिए यहाँ Q1 को हम E और Q2 को E से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और नीचे में हो जाएगा आपका G, और ये मास है तो M1 इंटू M2 आपका हो जाएगा मास, M1 इंटू M2। अभी जो मास एक हो जाएगा आपका क्या, प्रोटॉन का, और एक मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या किस पे बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब माइन्यूट पार्टिकल पे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पे। तो चूंकि चार्ज है तो इसका मास भी होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे आपको लेना होगा। तो बेसिकली जो है K का वैल्यू होता है कितना आपका, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और फिर इसके साथ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, और साथ में आपका E जो है कितना होता है, तो 1.6, याद कर लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, माइनस 19 कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा ये। और फिर नीचे में क्या हो जाएगा आपका, तो नीचे में होगा G का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। और फिर आपका क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना हो जाता है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, है कि नहीं। और ये जो वैल्यू है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, है कि नहीं। अब देखो सब कुछ लिख लिया, तो हाँ जी लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करते समय देखो कूलम्ब का स्क्वायर है तो कूलम्ब इससे कट गया, केजी इंटू केजी स्क्वायर हो जाएगा तो ये इससे कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर इससे कट गया, तो वैल्यू आ जाएगा कितना इसका, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू 10 9.1 इंटू 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 और इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। तो ये हो गया आपका ये चीज अरेंज्ड। अब सारा जो वैल्यू है 9, 1.6, 1.6, 6.67, 9.1 और 1.6 को एक साथ लिख लो तो ये हो जाएगा कितना आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66 ये हो गया। और सारा पावर को एक साथ लिख लोगे तो 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और फिर जाके क्या है 10 टू दी पावर माइनस 11 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 11 हो जाता है और फिर 10 टू माइनस 13 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 31 हो जाएगा, माइनस है ऊपर तो प्लस हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 27 नीचे तो ऊपर जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना 2.3 के आसपास। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हो आप और इसको सॉल्व कर लो तो 19 19 38 फिर 30 20 50 8 58 10 68 1 69 10 79 78 78 में से 38 गया तो 39 के आसपास, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 39। तो ये हो गया आपका आंसर।
आई बात समझ में? तो फाइनली आंसर क्या हो गया इसका वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻39। तो कैलकुलेशन थोड़ा ह्यूज था बट आसान है यार। कैलकुलेशन क्या है, सिंपल तो है, बस कैलकुलेशन करने आना चाहिए सही से, बस तो सॉल्व तो हो जाएगा सवाल, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको करना क्या था कि जो रेशियो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग क्या प्रूफ करना है हमें, तो इसे हमें प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनलेस होता है और ये डायमेंशनलेस हो भी गया। और फाइनली जो आपका ये है इसका रेशियो का वैल्यू निकल भी गया आपका कितना, तो 2.3 इंटू 10⁻39। तो दिस इज एज सिंपल एज। Before that, you have to just go to the playlist and you have to watch all the videos which is given there. So it's my request to you that please go and watch that all videos. Is it or not? You have to watch it. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखना है, ये क्या कह रहा है आपको। तो ये जो है कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और लार्ज स्केल पे चार्ज को हम लोग कंटिन्यूस क्यों लेते हैं, इसको डिस्क्रीट क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किसमें? इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किसके? तो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, ई के, जहां ये n जो है वो क्या है आपका, तो ये है आपका इंटीजर। क्या है ये आपका? इंटीजर। और इंटीजर कहने का मतलब ये हो गया कि ये -n -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस n तक हो सकता है। मतलब ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस लिखते हैं। और जो आपका e का वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें आपको माइनस दे देना, अगर प्रोटॉन इसमें प्लस दे देना है। तो चार्ज जो है हमेशा क्या होता है, क्या होता है, वो ई के ई के इंटीग्रल मल्टीपल में आपको ट्रांसफर होता है। मतलब ई के गुणज में, ई क्या है, चार्ज का वैल्यू जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमेशा चार्ज जो होगा आपका होगा 1 कूलम, प्लस माइनस 1 कूलम, प्लस माइनस 2 कूलम, प्लस माइनस 5 कूलम, प्लस माइनस n कूलम। ठीक है, ये कभी भी आपका प्लस माइनस हाफ कूलम नहीं होगा या प्लस माइनस 3.2 कूलम नहीं होगा, ये प्लस माइनस 5/3 कूलम नहीं होगा। ये जो है कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता है। चार्ज हमेशा आपको ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, मतलब ई के गुणज में होता है, जहां आपका n जो है वो इंटीजर होता है जिसको पूर्णांक कहते हैं, और जो ये e है इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन e, ये अगर e प्लस कहेगा तो ये प्रोटॉन हो जाएगा, e माइनस कहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में? तो इसको और अच्छे से अगर आपको देखना है ना, तो आपको करना ये है कि प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आपको उसको देखना है। तो प्लेलिस्ट चैप्टर 1 का अरेंज्ड है, उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जाके देख लो वीडियो, उसमें कुछ और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अब ये यहां तक समझ में आने के बाद नेक्स्ट आता है कि चार्ज को हम लोग क्यों कंटिन्यूस लेते हैं, डिस्क्रीट क्यों नहीं लेते हैं। अब सोचो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक चार्ज का, क्यू क्या है, एक चार्ज है। अगर एक कंडक्टर ले लोगे तो इसमें जो चार्ज का अमाउंट होगा, इसमें तो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस। ट्रिलियंस क्या कहे, गिन ही नहीं सकोगे। तो एक एल्युमिनियम के वायर में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको आप गिन नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना ये होगा कि चार्ज को आप एक दो चार्ज की बात होती तो उसको डिस्क्रीट ले सकते थे। चूंकि यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसलिए आपको चार्ज को हमेशा कंटिन्यूस लेना पड़ता है। तो चार्ज इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही सिंपल था, है कि नहीं।
फिर अब इसको पॉज करके लिख लो सारा कंसेप्ट, फिर आपको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, है कि नहीं। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आपका क्या है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है कि नहीं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि जब भी आप दो बॉडी को रब करते हो, मतलब रगड़ते हो या घर्षण करते हो, तो चार्ज हमेशा क्या होता है, पेयर्स में जनरेट होता है। मतलब अगर दो बॉडी है इस तरह से, एक है और एक दूसरा बॉडी है, इस दोनों में अगर घर्षण होगा, ठीक है, इसमें अगर घर्षण होगा तो ये क्या होगा आपका, इस दोनों बॉडी में जब घर्षण करोगे तो ये क्या होगा, तो इसमें देखो घर्षण करने पे, अब इसमें देखो Q इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा। इसमें प्रोटॉन है और जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है, उतना इलेक्ट्रॉन भी है, उतना इलेक्ट्रॉन भी है। और इसमें भी जितना प्रोटॉन है आपका उतना इलेक्ट्रॉन है। तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज है। अब जब एक बार इसको फ्रिक्शन किए तो फ्रिक्शन के दौरान जो होता है वो क्या ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे इस वाले में, और यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये फिर यहाँ हट के यहाँ पे आ गया, है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पे हुआ ये कि ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया। तो इसमें हो गया आपका क्या, 3 प्लस चार्ज, मतलब +3 कूलम अगर मान लो तो +3 कूलम नहीं, बस 3 कूलम अगर सपोज दैट मान लेते हैं। और इसमें भी कितना हो गया, -3 कूलम। तो इसमें देखो पेयर में जनरेट हुआ ना, +3 -3, है ना। तो नेचर लेकिन इसका अपोजिट होता है। तो मैग्नीट्यूड 3 कूलम इसका है तो 3 कूलम इसका भी होगा, और इसका जो नेचर है बस वो अपोजिट हो गया, ये प्लस है तो वो -3। तो जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट आता है तो उसमें चार्ज हमेशा क्या होता है, पेयर में क्रिएट होता है। तो आपने देखा किस तरह से ये पेयर में क्रिएट होता है, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। इसको और डिटेल में समझना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जो अरेंज वीडियो है उसको जाके देखो, चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज अरेंज है वो, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, और समझ में तो आ ही गया होगा आपको। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज आपका स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज्ड है। मतलब एक स्क्वायर है जिसका सारा साइड इक्वल होता है। मतलब ये एक स्क्वायर है जिसमें ऑल साइड्स क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होते हैं। जो गिवन आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। तो सारा साइड क्या हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सारा साइड क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको लाना क्या है, चार्ज लाना है। तो एक चार्ज यहाँ लेके आओगे, एक चार्ज यहाँ लेके आओगे, एक चार्ज यहाँ लेके आओगे, एक चार्ज यहाँ लेके आओगे। तो ये गिवन आपका ABCD, जहाँ पे आपका A पे क्या है, +2 कूलम का चार्ज है। कितने का, +2, कितने का, तो +2 कूलम का चार्ज आपका यहाँ है। और फिर आपका इस पॉइंट पे भी, मतलब ये है आपका A, ठीक है, ये क्या है आपका A है, ये आपका क्या है B है, ये क्या है आपका C है, और ये आपका D है। तो यहाँ पे आपका +2 कूलम का चार्ज है कि नहीं। और जो B है यहाँ पे आपका क्या है, -5 कूलम का चार्ज है, ठीक है। उसके बाद 5 कूलम और माइक्रो कूलम जो भी गिवन है, ठीक है। तो ये निगेटिव, बस इसमें मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है, तो कूलम हटाए दो, प्लस इधर -5, मैग्नीट्यूड बस अपोजिट इसमें जो भी लगा हो। तो इसमें देखो क्या है, ये -5 है, फिर क्या है यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट होगा, मतलब डायगोनल भी तो इक्वल ही होता है स्क्वायर का, है कि नहीं।
अब क्या करते हैं, एक चार्ज ले आते हैं यहाँ पे मिडिल में, मतलब +1 कूलम या माइक्रो कूलम, जो भी कोई भी मैग्नीट्यूड का है, सब एक ही मैग्नीट्यूड का है, तो +1 का ले आए, ठीक है। अब क्या हुआ, एक यूनिट चार्ज मैग्नेट इस पॉइंट O पे लेके आए, तो क्या हुआ, तो ये जो +2 और प्लस, तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और ये फोर्स किसके द्वारा लगाया गया, FA चार्ज के द्वारा। इसको QA मान लो, इसको QB मान लो, इसको QC मान लो, और इसको QD मान लो। तो ये जो फोर्स लगा ये किसके कारण लग रहा है, ये फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड, इसको इधर धक्का मारेगा, और ये जो फोर्स है +2 कूलम, ये भी तो उतने ही मैग्नीट्यूड का है, तो ये भी उसको इधर ही धक्का मारेगा उतने ही फोर्स से। तो ये जो FC है, तो ये जो चार्ज QA और QC है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है। तो एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आई बात समझ में। सेम उसी तरह से ये -5 कूलम का चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। तो जो ये अट्रैक्ट करेगा, ये कौन अट्रैक्ट कर रहा है, तो चार्ज B पे, तो FB, और ये भी चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसको इधर, तो ये होगा क्या, FD। अब दोनों, ये +5 कूलम है कि नहीं, और ये आपका -5 कूलम है ना, ये आपका +5 कूलम है, ये आपका -5 कूलम है। आई बात समझ में। तो ये देखो, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। आई बात समझ में। और कैंसिल कर देगा, इसलिए नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा उस चार्ज पे। आई बात समझ में। तो इसलिए जो नेट फोर्स है इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज 1 कूलम का, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये +2 दोनों एक दूसरे को क्या, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और डिस्टेंस तो इक्वल होता ही स्क्वायर में डायगोनल का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। सेम इसी तरह से ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो अपोजिट है कि नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों कैंसिल होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। आई बात समझ में। जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूस कर्व क्यों होता है ना, हमेशा कंटिन्यूस कर्व ही क्यों होता है। और दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो इसका सीधा सा यही है कि चार्ज जो होता है, जो चार्ज है वो जंप नहीं करता है, ठीक है, मतलब चार्ज यहाँ से जंप इतना जगह छोड़ के यहाँ जंप करके नहीं आ जाएगा। तो चार्ज चूंकि जंप नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चार्ज जो है क्या है, कंटिन्यूसली जाएगा, ठीक है, जंप वो बिल्कुल नहीं करता है। तो चूंकि ये जंप नहीं करता है, इसलिए जो आपका चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूस कर्व होता है, जो +Q से निकल के -Q की ओर जाता है। कंटिन्यूस कर्व होता है जो +Q से निकल के -Q की ओर जाता है, +Q से निकल के -Q की ओर जाता है। तो इसलिए जो चार्ज होता है चूंकि वो जंप नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसलिए जो होता है आपका वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाता है वो कंटिन्यूस कर्व होता है, ठीक है, वो टूटा नहीं होता, उसमें कंटिन्यूस कर्व होता है, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इसको इस तरह से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको इस तरह से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा। तो देखो अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इस पॉइंट से ये 2 डायरेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 2 डायरेक्शन हो गया तो ये कहां चला जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये एक प्लस से निकलेगा, क्यों में जाएगा, अगर ये इधर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो इसका डायरेक्शन देखो, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकला और इधर इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो देखो इसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इट विल हैव टू डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसकी दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। हाँ, ये बात समझ में। तो ये सिंपल सा आपका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूस कर्व नहीं है, क्योंकि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जंप नहीं करता, वो कंटिन्यूस होता है, इसलिए कंटिन्यूस कर्व होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरा है कि ये इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात समझ में। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? नहीं आया तो प्लेलिस्ट जाके देखो, वहां पे और अच्छे समझ में आएगा यार। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8, इसका क्या कहना है? तो इसका कहना ये है कि दो चार्जेस है आपका, एक चार्जेस है, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि आपके पास दो चार्जेस है, एक है आपका +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है कि नहीं, और एक है आपका -3 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब ये दोनों चार्ज जो है सेपरेटेड है, मतलब सेपरेटेड तो नहीं है, एक मिड पॉइंट O है, इसके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और इसके मिड पॉइंट O से इसका डिस्टेंस इधर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इधर गिवन है 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यही आपका गिवन है, आई बात समझ में। और इसको आपको सॉल्व करना है तो कितना इजी है ना। ये आपका क्या है, +3 माइक्रोकूलम, और +3 माइक्रोकूलम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये प्लस के कारण किधर की ओर होगा, तो ये जो प्लस के कारण चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E+ इधर की ओर होगा, है कि नहीं। और जो ये -3 कूलम के चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी तो उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा नेगेटिव की ओर जाता है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है कि नहीं। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या, तो E1 E+ के कारण और E- के कारण जो होगा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब चूंकि देखो मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है 3 और 3, है ना, और डिस्टेंस भी सेम है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसके मिड पॉइंट से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा, है ना। E और E दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 2E हो जाएगा। इसलिए जो फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो K Q1 या फिर Q/r², और इसका जो वैल्यू होता है आपका कितना होता है, ये Q जो है ये वैल्यू जो होगा कितना होगा, ये 2 इंटू, और K का वैल्यू होता है कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, और इनटू Q कितना गिवन है आपका, तो ये गिवन है 3, तो हम प्लस और माइनस से तो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 इंटू 10⁻, 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻6 होता है, इसलिए 3 माइक्रोकूलम 3 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा R का स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा आपको मीटर में, तो ये होगा 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर का स्क्वायर, मतलब 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको? अब यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है कि इस मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक कूलम से ये कूलम का स्क्वायर गायब हो गया, फिर आप 293 को एक साथ लिख लो, 2 इंटू 9 इंटू 3 को एक साथ लिख लो, और ये 10⁹ 10⁻6 को एक साथ लिख लो, और ये जो 0.1 है इसको भी एक साथ लिख लो, और जो ये क्या है, ये बेस जो है, मतलब ये इंटू जो है 10⁻6 10⁻9 इंटू 10⁻6,
और ये न्यूटन बचा यहाँ पे, और एक साथ में नीचे कूलम बचा, तो न्यूटन पर कूलम। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, गुना है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 9 - 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट क्या करके आ जाएगा आपका 9 × 3 27 × 2 54, और 0.1 / 0.1 / 10 × 0.1 / 10, तो ये 10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 18 9 × 17 दूनी 54 गुना, और ये 10 to the power 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा, 9 × 10 to the power -6, और ये न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि ये 2 9 ये बेस सेम है तो क्या सब ऐड हो जाएगा, तो 9 + 2 11 11 + -6 तो क्या था, -6 11 - 6 -5 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा, ये 54 गुना 10 to the power 9 - 6 3, और फिर 3 + 2 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये कितना हो गया, 5 × 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। और इसका जो आंसर गिवन आपका एनसीईआरटी में वो गिवन है 5.4 × 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो कुछ नहीं करना, एक पॉइंट डाल देना है, /10 कर देना, एक ऊपर से पावर हटा देना है, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हो आप। अब क्या है कि ये वैल्यू निकलने के बाद आपका नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इस मिड पॉइंट पे, किस पे, इसी मिड पॉइंट पे अगर ले आया जाए आपको क्या, तो एक 1.5 नैनो कूलम का चार्ज, कितने का चार्ज, तो 1.5 नैनो कूलम का चार्ज, ठीक है। तो यहां पे फोर्स कितना लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो इसके लिए अगर आप इसके साथ इसके साथ फोर्स, इसके साथ फोर्स, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा ना। एक सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q × E, जिसमें आपको E का वैल्यू तो मिल गया है कितना, 5.4 × 10 to the power 4, या फिर आप लिख सकते हो 54 × 5। तो Q का वैल्यू कितना गिवन है आपका, तो 1.5 × 10 to the power -9 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है आपका, तो यह 5.4 × 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो कूलम कूलम कैंसिल, बच गया न्यूटन, तो यही फोर्स का होता है यूनिट। तो 1.5 × 5.4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये -9 और 4 जो है ये क्या हो जाएगा आपका, 10 to the power -5 न्यूटन हो जाएगा। और फाइनली आपका जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, ये /10 कर दो, ये /10 कर दो, ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जाएगा तो और ये एक्स्ट्रा जाके ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 54 × 15 × 10 to the power -7 न्यूटन। और फाइनली जो है इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा फाइनली 8.1 × 10 to the power माइनस कितना, ओके 5.4, तो ये हो जाएगा कितना आपका 6, ओके सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जब पॉइंट डालते हो तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 5.4 लिखोगे तो ये 5.4, अच्छा सिंपल है, अगर यहाँ पे ये दिक्कत है, ये तो 5.4 × 6 होगा, यहाँ पे 54 × 5 डाल के देखोगे, इसको कैलकुलेशन सही से करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सिली मिस्टेक है, ये सब मिस्टेक आप मत कीजिएगा, मेरे से हो गई गलती हो गई यार, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, इधर यहाँ पे क्या करोगे, ये हो गया क्या आपका, ये एक बढ़ गया ना, 6 हो गया ना ये, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 to the power 6 और -3, ये क्या बच गया यहाँ पे, ये 6, ये -3 बच जाएगा।
और फिर ये 10 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, है ना। ये 10 टू द माइनस 3 था, फिर ये क्या है 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा इधर, ये 6 माइनस 3 बच गया, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। ये 10 10 ऊपर जाएगा तो 10 माइनस 2 के एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो ये हो गया आपका फोर्स का वैल्यू। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था कि आपका दो चार्ज गिवन था, प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और ये मिड पॉइंट O है जहाँ से इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ये 0.1 मीटर। अब प्लस 3 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाता है और निगेटिव चार्ज में हमेशा अंदर की ओर जाता है, तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, इसलिए दोनों ऐड होकर 2E हो जाएगा। चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो 2E हो गया। फिर सारा वैल्यू पुट करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिया 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करके ये हो गया 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। फिर जो है इसके बीच जो हम क्या किए, एक इस मिडिल पॉइंट पे एक 1.5 नैनो कूलम का चार्ज ले आए, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम, और फिर इस पे लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके कारण अलग, इसके कारण अलग नहीं निकाल के हम लोग क्या किए, F इज इक्वल टू QE लगा दिए, जिसमें आपको QE का वैल्यू पता है। Q का वैल्यू क्या होता, Q का वैल्यू आपका गिवन है 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम, और E का वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आपने 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम निकाल लिया। तो ये हो गया आपका आंसर कितना, तो 8.1 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो ये आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप देख लो, कुछ गलतियां हुई लेकिन इस गलतियों से आप सीखो, आपको नहीं करना है। तो ये सिली मिस्टेक हो सकता है आपसे भी, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमन एरर, यू हैव टू कंट्रोल दिस एरर, ओके। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ इसको बस पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो चार्जेस आपका सेपरेटेड है, मतलब ये आपका जो है एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वो वाई एक्सिस है। तो दो चार्ज यहाँ पे सेपरेटेड है, ये एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। तो जो आपका ऑरिजिन है इससे 15 सेंटीमीटर इधर की ओर और फिर इधर नीचे 15 सेंटीमीटर इधर की ओर। तो ये जो चार्ज है ये सेपरेटेड है डिस्टेंस से, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, ये है आपका क्या QA, ठीक है, और ये है चार्ज QB। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है। मतलब क्या है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, जिसमें आपका इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और ये है आपका माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। अब इसके जो ये ऑरिजिन है इससे यहाँ का डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर और इधर है आपका माइनस 15 सेंटीमीटर, चूंकि निगेटिव एक्सिस में है माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में आपको निकालना क्या है, टोटल सिस्टम कितना है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज का वैल्यू क्या होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखो सिस्टम जो होगा इसका टोटल क्या हो जाएगा QA का, तो QA प्लस QB, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, और चूंकि एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों क्या है, दोनों घट जाएगा। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और ये हो जाएगा आपका दोनों घट के 0। तो टोटल सिस्टम जो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है नेट चार्ज Q वो हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो A प्लस A 2A हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा, इसमें प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो Q इंटू क्या लेते हैं 2A, जिसमें Q कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं और साथ में लेते हैं उसका डिस्टेंस। तो Q जो है वो कितना है, अब देखो डिस्टेंस 2A कितना हो जाएगा, A प्लस 15 प्लस 15 कितना 30 सेंटीमीटर। तो जो 2A है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 2A का वैल्यू हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर, और इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। तो इसलिए यहाँ पे Q की जगह पुट कर दोगे आप 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस
7 कूलम और 2a की जगह पुट कर दोगे 0.3 मीटर, ठीक है। और फिर इसको करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो 2.5 मीटर को 2.5 इंटू 0.3 को एक साथ लिख लो, और ये 10⁻⁻7 को इधर लिख लो, ये कूलम मीटर को एक साथ लिख लो, क्योंकि डायपोल मोमेंट का यूनिट ही कूलम मीटर होता है। अब यहाँ पे बाय 10 कर दो, बाय 10 कर दो, और ये 75 हो गया, और ये 10 इंटू 10 का स्क्वायर ऊपर गया तो 10⁻2 हो गया, इंटू 10⁻7 हो गया, और फाइनली -7 में +2 गया तो -5 हो गया, तो 75 इंटू 10⁻5 कूलम मीटर हो गया। इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें क्या क्या कर सकते हो, एक पॉइंट लगा सकते हो, सॉरी 5 नहीं -7 होगा ना, 10⁻2 -7, ठीक है कि नहीं? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या है इसमें, चलो ठीक है, इसमें 10⁻7 है, तो ये हो गया क्या 2.5 इंटू 7, ठीक है 0.3, या बाय 2 बाय 10 बाय 10, 10 का स्क्वायर ऊपर चला गया, 10⁻7 इधर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 25 इंटू 3 75 होता है, ये 10⁻5 हो जाएगा, और फर्दर 10⁻5 हो जाएगा ना, और ये फर्दर इसको सॉल्व करेगा तो कितना होएगा, ये नहीं 10⁻5 नहीं होएगा, ये देखो ये 10⁻10 ऊपर गया तो -2 होगा ना जी, तो -7 -2 -9 हो गया, तो यार 10⁻9 हो जाएगा ना। और इसमें अगर एक पॉइंट लगाओगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका 7.5 इंटू, और एक पावर इसमें से घटा दो 10⁻8 कूलम मीटर हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया कितना, इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा P इज इक्वल टू कितना, तो 7.5 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपको एक जेड एक्सिस पे दो डायपोल था जिसके बीच ओरिजिन से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर था, टू वे डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया, और इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम था, तो डायपोल मोमेंट था Q इंटू 2a, जिसमें मैग्नीट्यूड चार्ज का 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम है, और आपका जो ये डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर है। इसलिए तो फाइनली आपका ये जो है वो सॉल्व होके आ गया कितना, 7.5 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका क्या कहना है आपका, तो उसका ये कहना है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 30 डिग्री बन रहा है, जिसमें आपको डायपोल मोमेंट, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो है एक डायपोल रखा है प्लस और माइनस से मैग्नीट्यूड का, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच जो है थीटा एंगल वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और जो डायपोल मोमेंट है इसका वैल्यू आपका गिवन कितना है, तो ये गिवन है आपका कितना, तो ये गिवन है आपका 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम और मीटर, है कि नहीं। और साथ में आपका गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू, जिसका वैल्यू गिवन होता है क्या, तो जिसका गिवन है आपका 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। तो यहाँ तक अगर क्लियर है हम लोग, और जो थीटा है वो कितना है आपका, तो 30 डिग्री है। तो आपको निकालना है टॉर्क, मतलब आघूर्ण, मतलब टॉर्क, है ना। टॉर्क जो होता है इसमें क्या करेगा, इस फोर्स के टॉर्क के कारण क्या होगा, PE sin थीटा हो जाएगा। और ये क्या होगा, अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो। एक्सटर्नल फील्ड में जब रखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को तो टॉर्क कैसे लगता है कि नहीं। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज्ड हैं, उसको देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए तो अब देखो टॉर्क का वैल्यू क्या आता है, तो डायपोल मोमेंट गिवन आपका 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर, और साथ में आपका E गिवन है कितना, तो 5.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ये कूलम, एक कूलम गया, बचा क्या न्यूटन मीटर,
अब जो ये 4 है ये 5.4 है, दोनों को एक साथ लिख दो, 5.4 इंटू 4, और ये जो 10 टू द माइनस 9 है 10 टू पावर 4, इसको एक साथ लिख दो, तो 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसको जो है बाई 10 कर सकते हो तो कर सकते हो, तो कर लो यार, ठीक है, बाई 10 कर देते हैं। और ये जब बेस सेम हो तो पावर और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, -9 + 4 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5, और इंटू यहाँ पे जो है एक हो जाएगा, ये 10 क्या ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 54 इंटू 4, 4 4 जा 16, और पंचों के 20, 21, ये इतना हो गया 216 इंटू 10 और ये दोनों फिर ऐड होके कितना हो जाएगा आपका 216 इंटू 10 टू द पावर -6। आई बात समझ में। और क्या हो सकता है इसमें, जो कि 20, 21, और क्या हो सकता है इसमें, एक चीज़ हम लोग यहाँ भूल रहे हैं, होता है क्या, साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, यहाँ पे पी ई साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे 1/2, और ये 1/2 अगर आप कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे। ओके, ठीक है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, गिवन 5 है, यहाँ पे हम लोगों ने 5.4 ले लिया, दैट इज़ अ मिस्टेक हियर, सो इट्स विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर 4 है 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हटा दो इसको, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 10 वर्स, ठीक है। अब समझ में आया एरर कहाँ था, और ये 1/2 है, तो 5 4 जा 20 और 20, और ये 1/2 भी तो है साथ में, लिख लो इसको यार, ये 1/2, तो 2 से काट दो इसको, 10 हो गया, तो ये 10 इंटू, इसको हटा दो भाई साहब, ये क्या है, हाँ ये हो गया क्या, 5 4 जा 10 -4 -9 + 4 10 -5, और ये हो गया 10, 2 से 10 कट गया, और 10 -5, तो ये हो गया फाइनली 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। तो इसमें कुछ नहीं था, बस एक सिंपल सा आपको एरर हो गया था, वो एरर कुछ नहीं था, बस सिंपल सा है 4, ये देखो सिंपल है, पी साइन थीटा पे करेंगे, तो पी साइन 30 डिग्री निकालना है हमें, टॉर्क का वैल्यू, पी का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और देखो ये क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -9, और साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो ये पंचों के 20 हो गया, और ये 10 ये 2 से, ये 1/2 इससे कट जाएगा, और ये देखो 4 10 -4 -9 और 4 ये 10 -5 हो गया, और ये बाई 10 हो गया, तो ये क्या 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज एज सिंपल, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था आपका टॉर्क का वैल्यू। फिर नेक्स्ट जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका क्या कहना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि जब एक वूल को पॉलीथीन से रगड़ा गया तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर होगा, जिसमें कि जो वूल का जो चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज है, जिसका वैल्यू कितना है आपका, जिसका वैल्यू है आपका Q का वैल्यू है -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। उसके बाद तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा आपका, किधर से, तो वूल से किधर, तो पॉलीथीन में, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, तो ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगा, तो ये चीज़ पता चलेगा आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कहना है कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ electrons and E is the charge on each electron, so N is the number of electron proton, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है N का वैल्यू, यही नंबर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा, जिसमें Q का वैल्यू आपका गिवन है -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, है कि नहीं। और जो E है उसका वैल्यू कितना गिवन है आपका, तो E का वैल्यू तो पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है कि नहीं। अब ये कूलम कैंसिल हो गया, और जो रेस्ट है उसको आप सॉल्व करके निकाल लो,
तो ये हो जाएगा 3/1.6 इंटू, और ये 10⁻19 ऊपर चला गया तो प्लस हो जाएगा, और ये 10⁻7 है, चूँकि बेस सेम है तो दोनों जो है ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया हो जाएगा 10⁻11, और ये 1/10 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 एक और आ जाएगा 3/16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या 3/16 क्या हो जाएगा ये। तो इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ये 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15/8 इंटू 10⁻11 -11 नो +11, क्यों, क्योंकि यहाँ +19 है ना, ये -11 10⁻11 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इतना। अगर इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यार, कितना हो जाएगा, हो सकता है तो अब कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, देख लो यार। 10, तो अगर इसको मतलब 10 लेके गए ऊपर, एक 10 ऊपर लेके गए है ना, तो 16, ये इतना हो गया। फिर इसको अगर और सॉल्व करना चाहिए तो 8 2 जा, और साथ में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो 8 1 जा, ठीक है, 8 7 उतरा 0 1.8, ठीक है 1.8, और कितना आ जाएगा इसका, और 1.8, ठीक है 1.8, और फिर क्या आ जाएगा 7 इंटू 10⁻11 ही रहेगा यार। ओके, एक चीज़ देखो, 19 में से -7 करो तो कितना, 12 होगा ना, तो यहाँ पे 12 लिखो ना यार, सिली मिस्टेक, कितना होगा 12 होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻12, तो यहाँ भी हो जाएगा 10⁻12, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो ये हुआ आपका कितना 1.8/7 इंटू 10⁻12। आई बात समझ में। और इसके जिसका जो दूसरा पार्ट है इसमें ये पूछ रहा है कि क्या मास का भी ट्रांसफ़र हुआ, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, मास का तो ट्रांसफ़र होगा ही, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी तो मास होता है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना आपका, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना आपका, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो 1.87 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो टोटल मास हो जाएगा क्या n इंटू me, तो टोटल मास का ट्रांसफ़र n का लिख दो 1.87 इंटू 10⁻12, और me का वैल्यू जो है वो कितना आया आपका, कितना गिवन है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर इसको और इसको एक साथ लिख लो 1.87 इंटू 9.1, और फिर ये जो है -31 + 12 कितना हो जाएगा, ये 31 में से 10 गया तो कितना हो गया 21, और 21 में से 2 गया तो कितना हो गया 19, तो 10⁻19 है कि नहीं, और चूंकि केजी है तो केजी तो लगा ही दो। फर्दर इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो ये एक पॉइंट हटा दोगे तो ये, और ये एक पॉइंट तो 10, तो ये 3 टोटल 0 है, तो 187 गुना 91/10⁻³ इंटू 10⁻19 kg हो जाएगा। अब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जाके ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा 187 इंटू 91 कितना, तो 10⁻22 kg, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा ये, चलो इसको और सॉल्व करो, 187 91 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा मास, तो ये हो जाएगा आपका 1.706 इंटू 10⁻18 kg। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, फिर उसका पावर एडजस्ट कर लो, देखो यहाँ पे ये मास, तो कितना मास का ट्रांसफर हुआ 1.706 10⁻18 kg, मतलब नेग्लिजिबल मास है ना, हुआ लेकिन नेग्लिजिबल है, ठीक है, उतना कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यही है आपका क्या कि
जब वुल को पॉलिथीन से रगड़ा गया तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो वो निकाल लिया हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जो कि Q इक्वल टू N होता है, N इक्वल टू Q बाई, तो Q का वैल्यू -3 × 10⁻⁷ कूलम गिवन है, और E का वैल्यू आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम गिवन है, और जो आपका ये वैल्यू है ये N सॉल्व होके हो गया कितना 1.87 × 10⁻12। फिर आपको क्या नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि क्या मास का भी ट्रांसफर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर वो 1.87 × 10⁻12 हुआ है, इसलिए टोटल मास जो ट्रांसफर होगा N × me हो जाएगा, जिसमें N का वैल्यू गिवन है इतना और me का वैल्यू गिवन है, सबको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1.706 × 10⁻18 kg। Is that clear to you? Have you understood the concept? Did you get it? If not, then go to the playlist, watch the videos. Do you understand that? Okay. So next we will solve question number 12. Okay, अभी इसको नोट डाउन कर लो यार, कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है 12, इसका क्या कहना है आपका? इसका कहना है कि आपका दो चार्ज स्फेयर है, क्या है? दो चार्ज स्फेयर है QA और QB। दोनों चार्ज स्फेयर जो है डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, और इसका मैग्नीट्यूड आपका 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब है, और इसका आपका है कितना, तो ये है आपका 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का फोर्स रिपल्सिव होगा, और ये 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर से सेपरेट है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? तो इसके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा यही कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, F इज इक्वल टू क्या होता है, K QA × QB बाय R का स्क्वायर, और K का वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, है कि नहीं। और जो QB का वैल्यू है वो है आपका कितना, 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷, और कूलम बाय डिस्टेंस में 0.5 मीटर का स्क्वायर, मतलब 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। तो अब इसको क्या करते हैं, पहले मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर कैंसिल, कूलम्ब स्क्वायर इस कूलम से कैंसिल, बचा न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इस 9 को, इस 6.5 को, इस 6.5 को, इस 0.5 को, इस 0.5 को एक साथ लिख लो, तो 9 × 6.5 × 6.5 अपॉन 0.5 × 0.5। अब इस पावर को एक साथ लिख लो, 10⁻9, 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻⁷, यह 10⁻9 × 10⁻⁷ × 10⁻⁷, ठीक है। अब नीचे में क्या है, नीचे में कुछ नहीं है, नीचे वाला तो लिख ही लिया इधर, ठीक है। और साथ में इसका लिख लो ये न्यूटन, क्योंकि फोर्स तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, इस पॉइंट के साथ ये कैंसिल हो गया, एक पॉइंट के साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, 5 13 जा ये हो जाता है, ये 5 13 जा ये हो जाता है, 13 × 9 जितना होगा उसको निकाल लेना, -7 चूंकि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसलिए -7 -14 होता है, -14 और +9 जो आता है -5 हो जाएगा, तो ये हो गया -5, और नीचे हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, 9 × 13 × 13, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13 × 13 को मल्टीप्लाई कर लो तो 169, 116 × 9 जो है वो हो जाएगा आपका 152, 1520 के लगभग, है ना। तो ये हो जाएगा 1520 के लगभग 10⁻⁵ न्यूटन। और फर्दर जो है अगर 1 2 3 पॉइंट इधर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 1.52 × 10⁻3 पॉइंट इधर जाना है तो 3 -2 बचेगा, कितना बचेगा ये -2, तो -2 न्यूटन हो जाएगा। तो इसलिए जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो फोर्स हो गया इसके बीच का जो फोर्स हो गया, ये फोर्स कितने का हो गया, तो ये फोर्स हो गया आपको 1.52 × 10⁻² न्यूटन का। अब इसमें क्या कह रहा है,
अब इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर चार्ज को हम लोग क्या कर दें, चार्ज को अगर हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब ये चार्ज जो है इसको हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, चार्ज को डबल, पहले तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू के क्यू ए इंटू क्यू बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। चार्ज को हम लोग डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं, तो देखो चार्ज को डबल करो मतलब 2 ट्वाइस क्यू, चूँकि क्यू ए क्यू बी दोनों का सेम ही है तो ट्वाइस के और ट्वाइस क्यू बाय डिस्टेंस को हाफ करें तो मतलब r/2 गुना r/2, r का स्क्वायर होता है नीचे, और ये k एज इट इज़ लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा तो 4 चौके 16, 16 इंटू के क्यू, ये क्यू सॉरी ये क्यू ए को लिख लो, ये क्यू बी को लिख लो, ये क्यू ए को लिख लो, ये क्यू बी को लिख लो, बाय आर का स्क्वायर लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि ये जो वैल्यू है आप निकाल चुके हो, जिसका वैल्यू आया आपका कितना, तो ये आया है 1.52 इंटू 10⁻²। इसको बस 16 से मल्टीप्लाई करना है और आपका निकल जाएगा कि जब आपका चार्ज डबल किया गया, चार्ज आपका क्यू क्या है, डबल किया गया और डिस्टेंस हाफ किया गया, आज जो डिस्टेंस है उसको हाफ किया गया, तो आपका जो क्या है, क्या आया, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है वो 16 टाइम्स हो जाएगा पिछले वाले फोर्स के। तो पिछला वाला फोर्स है 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये आ जाएगा कितना आपका 24.32 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, और फर्दर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.243 न्यूटन, है कि नहीं। तो ये बहुत इजी सा सवाल था। क्या था, तो दो चार्ज स्फीयर है सेम मैग्नीट्यूड का, सेपरेटेड है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, मतलब 0.5 मीटर से, और इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला से। फिर नेक्स्ट जो है आपका, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है कि चार्ज को कर देना है डबल और डिस्टेंस को कर देना हाफ। तो इसमें ना करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला में कर दोगे तो देखो Q के एक जगह 2QA और QB की जगह 2QB, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, r/2 तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 बाहर आ गया और ये फिर वापस वही आ गया। तो इसका वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, तो फिर से मेहनत क्यों करना, क्यों ही करना, है कि नहीं। तो इसलिए 16 से बस मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन को, और फाइनली आपका वैल्यू वो निकल गया। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू, जिसका वैल्यू निकल गया आपका 0.243 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, इसका क्या कहना है कि एक जो है आपके पास चार्ज स्फीयर है A, ठीक है, चार्ज स्फीयर A है जिसका चार्ज Q है, जिसका वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम गिवन है। अब इस चार्ज स्फीयर को एक अनचार्ज स्फीयर जो आपका C है, ये C जो है वो क्या है, अनचार्ज स्फीयर है। ठीक है, इसमें Q इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, इसका जो Q है वो गिवन कितना है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम गिवन है। अब जब इसको हम लोगों ने क्या करा, टच कराया, तो A और C को जब हम लोगों ने टच कराया, ठीक है, A और C को, तो क्या हो गया, चार्ज जो है दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका चार्ज Q/2 हो गया, इसका भी चार्ज Q/2 हो गया। ठीक है, सिनेरियो देख लो, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, इस जो चार्ज स्फीयर C है उसको हम लोग लेके जाते हैं B स्फीयर के पास, जिसका चार्ज जो है वो Q है, और इसको ले जाते हैं हम लोग किधर, तो इसको टच कराते हैं हम लोग C स्फीयर के साथ, तो ये Q/2 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर करवाते इसमें हाफ हाफ चार्ज, इसका जिस तरह से A और C को टच कराने पे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका भी तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो q प्लस क्यू बाई टू कितना हो जाएगा आपका, तो ये 2q प्लस क्यू 3q बाई टू और 3q बाई क्या हो जाएगा 4। तो इस सिनेरियो के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, तो b में आ जाएगा क्या 3q बाई 4 चार्ज। ठीक है, इसको इधर नहीं लिखते यार, रुक जाओ। ठीक है, तो इसमें फाइनली क्या आ जाएगा, b के पास आ जाएगा कितना चार्ज, तो b के पास आ जाएगा आपका 3q बाई 4 चार्ज b के पास, और c के पास आ जाएगा 3q बाई 4 चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या है, सिनेरियो गिवन है कि जो चार्ज, जो स्फेयर c को टच कराने के बाद इसके पास कितना q बाई 2 चार्ज आया, और जो b है उसका कितना चार्ज हो गया, तो 3q बाई 4 हो गया। अब दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, मतलब ये जो सेम नेचर का चार्ज है तो अपोजिट ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितने न्यूटन का लगेगा, जबकि इसके बीच का डिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन आपका कितना, तो ये गिवन आपका 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर गिवन इसका। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K QA बाई QB बाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो K तो एज इट इज रहने ही दो, QA का वैल्यू क्या हो गया, QA का वैल्यू क्या हो गया टच कराने के बाद C से, तो Q बाई 2 हो गया, और जो आपका QB का वैल्यू क्या हो गया 3Q बाई 4 हो गया, और जो आपका R डिस्टेंस है, इसके बीच जो R डिस्टेंस है वो क्या हो गया, वो तो है 0.5 मीटर का स्क्वायर है, वो उसको एज इट इज रहने दो। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 3q इंटू क्यू क्या हो जाएगा k, 3q इंटू क्यू क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर बाय, और ये 4 2 जा 8 नीचे चला गया, तो ये हो गया 8 इंटू 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। ठीक है ना, आई बात समझ में। और ये Q जो भी है रहने दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या, इसका वैल्यू अगर पुट कर देते हैं हम लोग, तो वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और जो 3 है उसको एज इट इज लिख दो, और जो Q है उसका वैल्यू गिवन है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 का, अब स्क्वायर है चूंकि तो इसलिए स्क्वायर डाल सकते हो, तो डाल दो, और नीचे में आपका कितना है, तो 8 इंटू 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो आपको पता था मैंने कि मीटर 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 स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, और ये कूलम का स्क्वायर जो है ये हो जाता है, ये कूलम स्क्वायर से कट रहा है, बचाएगा न्यूटन, तो ये हो गया आपका फोर्स का वैल्यू। तो इसमें क्या करोगे, जो ये 9 है, ये 3 है, ये 6.5 दो बार रिपीट करके लिख लो, तो 9 गुना 3 गुना 6.5 गुना 6.5। ठीक है, और फिर नीचे में जो है 8 0.5 इसको भी एक साथ लिख लो, तो 8 गुना 0.5 गुना 0.5, और जो 10 टू द पावर 9 है 10 टू -7 इंटू 2 क्या -14 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द -14 है, इसको एज इट इज लिख लो। अब इसमें से जो पॉइंट से हट सकता है उसको पॉइंट से हटा दो। ठीक है, और ये जो कैंसिल हो जाएगा कैंसिल कर दो, और फाइनली जो है ये सॉल्व होके जो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 5.703 गुना 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, बेस है तो यहाँ पे क्या 10 टू -5 बच जाएगा, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस यही सिनेरियो था कि एक चार्ज स्फेयर जिसका चार्ज Q है उसका वैल्यू 6.597 कूलम्ब है, अनचार्ज स्फेयर C लाया गया, तो उसमें चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या किया गया, इसी जो ये जो चार्ज स्फेयर जो C को जो चार्ज मिला हाफ Q बाई 2 चार्ज, उसको उसके साथ उसको टच कराया गया B के साथ। B में पहले से चार्ज Q था, तो दोनों में चार्ज क्या हुआ, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 3Q बाई 4 चार्ज जो है वो चला गया B स्फेयर में, और 3Q बाई 4 जो चार्ज है वो चला गया C स्फेयर में। अब कह रहा है कि अब जो है
जब सी से टच कराने के बाद ए और बी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो ए को टच कराया तो Q/2 चार्ज हो गया, और जब सी को बी से करवाया उसके बाद जब ए के टच कराने के बाद तो वो 3Q/4 हो गया। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू फाइनली निकल के ये हो जाएगा 3Q²/3Q/2, ठीक है, इंटू 3Q/4 बाई इतना। तो इसको सॉल्व करके फाइनली मेरा वैल्यू निकल जाएगा 5.703 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, है कि नहीं। तो आसान है यार, बस इसको नोट डाउन कर लो, है कि नहीं, पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो ये जो क्वेश्चन 14 है इसमें आपको 3 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ना 3 पार्टिकल्स। इस 3 पार्टिकल्स में आपको कहा जा रहा है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा निगेटिव चार्ज है। तो इसमें आपको देखो कि जो पार्टिकल 1 और 2 है दोनों एक दूसरे से क्या है, रिपेल कर रहा है। तो जो पार्टिकल 1 और 2 है आपका वो क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। पार्टिकल 1 और 2 क्या है, निगेटिव चार्ज है। वहीं पार्टिकल 3 क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आता है क्या, ईएमएफ का। ईएमएफ किसको कहते हैं, मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है कि चार्ज बाय मास रेशियो को क्या कहते हैं, चार्ज और बाय मास के रेशियो को ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, ईएमएफ। और जिसका ये चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट होगा, जिसका हाईएस्ट होगा चार्ज बाय मास रेशियो हाईएस्ट, उसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा, जब चार्ज बाय मास रेशियो हाईएस्ट होगा। और मिनिमम जब ये क्या होगा, मिनिमम होगा, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है पार्टिकल 3 में क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। तो इसलिए जो यहां पे है चार्ज बाय मास रेशियो पार्टिकल 3 का है वो सबसे ज्यादा है, इसे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में दिखेगा आपको, पार्टिकल 3 में। तो इसलिए आंसर क्या है आपका, पार्टिकल 3, ठीक है। इसलिए आंसर क्या है आपका, पार्टिकल 3। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 15 को, है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर है जो कि वाईजेड प्लेन के पैरेलल है ना। और वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा किसके उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उस एरिया से, एरिया ऑफ स्क्वायर से, ठीक है, उसके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे चूंकि क्या है, स्क्वायर प्लेन वाईजेड के पैरेलल है, इसलिए थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा। और आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा एक गिवन एरिया से, और यहाँ पे एरिया जो है वो स्क्वायर का कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा EA cos थीटा, ठीक है। और जो एंगल आपका गिवन है वो है वो अभी क्या है, 0 डिग्री है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका वैल्यू गिवन है आपका कितना, तो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देखो उधर गौर से क्या कितना गिवन है, न्यूटन पर कूलम। और साथ में एरिया जो गिवन है वो तो लेंथ गिवन है उसका 0.1 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर आप निकाल लोगे, और फिर आप निकाल लोगे cos 0 डिग्री का वैल्यू। तो ये जो है वो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, तो 3 × 10⁻³ न्यूटन बाय कूलम। और ये 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। और cos 0 डिग्री होता है 1, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका वैल्यू। तो बस इसको लिख लो यार, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻³ मतलब 3 × 10⁻³ मतलब 1000 हो जाएगा, है ना। और 0.01 मतलब 1/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इससे कैंसिल हो गया, बचा 10, तो 3 × 10 30 हो गया। तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, तो उस स्क्वायर प्लेन का, इस स्क्वायर का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया उससे, तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका फ्लक्स हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय पर कूलम। तो देखो किस तरह से यूनिट आता गया। अब क्या कह रहा है, ये तो पार्ट ए था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का।
अब क्वेश्चन नंबर 15 का जो पार्ट बी है उसका क्या कहना है कि जो आपका थीटा एंगल है अगर वो 60 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो फ्लक्स होगा वो ई ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ई ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और सेम अगर वही चीज़ सब कुछ करोगे, चूंकि यहाँ 1 ही था तो 1/2 कर दो, कॉस 60 1/2 होता तो 30 × 1/2 डायरेक्ट कर दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सारा वैल्यू पुट कर दो, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और एरिया जो है वो 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया और कॉस 60 1/2 होता है। इसको भी सॉल्व करके आपका आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको सॉल्व हो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको सॉल्व करना था, ये कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देखो, वीडियो अरेंज है अच्छे तरह से, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। ये तो कितना इजी से सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो ये बस क्या है ना कि आप अगर मैं प्लेलिस्ट में जाकर देखो आपको सारा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी अगर सॉल्व कर पा रहे हो आप आसानी से, इसका मतलब कंसेप्ट में दम है यार, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देखो जाके वहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो अपने, है ना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो यार। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या कहना है कि इस क्यूब से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो अब देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जो क्यूब है वो जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर चले जा रहा है कि नहीं। तो जितना आ रहा है उतना क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो जितना इंटर कर रहा है उतना पियर्स भी हो रहा है। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसके कारण वो क्या है, जीरो हो जाएगा। इसलिए फ्लक्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्रॉस कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है वो जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितना इंटर कर रहा है उतना बाहर भी हो जा रहा है और ये पैरेलल है ना। जब पैरेलल होता है तो नेट फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। आप अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप जो है फ्लक्स में जाके देखो, मैंने 3 कंडीशन बताए थे। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जब पैरेलल होता है और जब एक एंगल थीटा पे लीन होता है, तो वहां से आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो जो ये क्यूब है, चूंकि वाइजेड ये जो कोऑर्डिनेट है उसके पैरेलल है और पैरेलल में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है उतना बाहर की ओर चला जा रहा है, तो इसलिए जो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर 17 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कहना है कि एक एरिया में जो है, मतलब एक एरिया में क्या है, फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ से क्या जानते हैं आप, तो गॉस लॉ से आप जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 टाइम्स होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस Q को कैलकुलेट करना है कि कितना Q होता है, जिसमें आपका फ्लक्स का जो वैल्यू है वो गिवन है। तो वो कितना गिवन है, तो वो गिवन है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम गिवन है। और जो आपका ε0 है इसका वैल्यू तो आपको पता है ही, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है जिसको परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसमें 8.8, इसको जो है 8.85 × 10⁻, क्या पुट कर देंगे इसमें, -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको सब गिवन है, तो फाई बराबर अगर Q/ε0 टाइम्स होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई × ε0 हो जाएगा, जिसमें फाई का वैल्यू क्या गिवन है आपका 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम गिवन है। और जो आपका ε0 है उसका वैल्यू क्या गिवन है, तो ये 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर गिवन है। तो ये कूलम का स्क्वायर, एक कूलम इधर से कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर से गिवन हो जाएगा, बाकी कूलम एक बच गया यहाँ पे। तो इसमें 8 और 8.85 को कर दो मल्टीप्लाई, तो 8.85 को कर दिया मल्टीप्लाई, और ये 10⁻⁻12 प्लस 3 क्या 10⁻⁹ कूलम हो गया। और फाइनली जो है इसको अगर और अच्छे से कर लोगे तो ये हो जाएगा कितना,
0.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब, ठीक है। और अगर इसको लिखोगे इस तरह से 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा ये। और ये जो वैल्यू है ये एक माइक्रो कूलम्ब होता है, तो 0.07 इंटू 10⁻6 हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम्ब। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, 0.07 माइक्रो कूलम्ब। तो इसलिए जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना आया, 0.07 माइक्रो कूलम्ब या फिर 0.07 10⁻6 कूलम्ब। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो नेट चार्ज होता है, मतलब क्या मतलब नेट चार्ज अगर इनसाइड में अगर मतलब फ्लक्स जीरो है किसी बॉडी का, पार्ट बी का क्या कहना है कि अगर फ्लक्स जो है वो जीरो है, मतलब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज जो होगा बॉडी के अंदर वो जीरो होगा, है कि नहीं। तो चूंकि चार्ज बॉडी के अंदर जीरो है, ठीक है, इस मतलब ये जो फ्लक्स है इसका क्या है, फ्लक्स जीरो है तो चार्ज के अंदर जो बॉडी है वो जीरो है। इसका मतलब ये हो सकता है क्यू इक्वल टू जीरो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहा है। तो यहाँ सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि जब फ्लक्स जीरो है तो हो सकता है कि उस चार्ज जो बॉडी है उसके अंदर का चार्ज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज जीरो कहने का मतलब ये होता है कि जो नेट चार्ज है, मतलब नेट चार्ज जो है इक्वल नंबर में है, पेयर में है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 17। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूब गिवन है और क्यूब का सारा फेस, सारा साइड इक्वल होता है, तो 6 फेसेस जो सब इक्वल होगा। और जो क्यूब का एक फेस होता है उसको आप क्या मान सकते हो, कि स्क्वायर मान सकते हो, है कि नहीं। तो क्यूब के एक फेस को आप स्क्वायर मान सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, है कि नहीं। तो जो गॉस लॉ है उससे हम लोग क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज इन दैट थिंग इन दैट एरिया। तो यहाँ पे क्यूब ε0 है, तो जो क्यूब का है इतना होता है। तो अगर हम एक फेस का लिए, तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, उसमें अगर हम एक फेस ले लेंगे क्यूब, इसका क्यूब का, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 टाइम्स हो जाएगा किसके, तो क्यूब बाय ε0 टाइम्स के। तो जो नेट फ्लक्स होगा एक फेस का वो कितना हो जाएगा, तो 1/6 इंटू क्यू का वैल्यू कितना गिवन है आपका, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम गिवन है। और ε0 का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। और जो फ्लक्स है ये कितना हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर जाएगा, एक कूलम इधर चला गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 10⁻⁻6 है, तो ये हो जाएगा ऊपर में। इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व कर लोगे, 10⁻12 ऊपर गया तो 10⁻12 हो जाएगा। और ये पहले से 10⁻6 है, ये 10⁻1 है पावर, तो -6 एक घट जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। और ये नीचे में आपका क्या है 1/6 इंटू 8.85 है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। और जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे में एक कूलम है, तो फाइनली ये निकल गया फ्लक्स। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, ये हो गया 12 में से 5 गया तो ये 10⁻7 निकलेगा। और इसको आप सॉल्व कर लोगे 6 इंटू 8.85 को, तो ये वैल्यू आपका निकल जाएगा फ्लक्स का कितना, तो ये वैल्यू निकल जाएगा आपका कितना, तो ये निकल जाएगा 1.188 के लगभग निकल जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेटर सॉल्व कर लोगे, फाइनली इसको जब अरेंज कर लोगे तो ये आंसर आपका निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। इसको थोड़ा कैलकुलेटर से कर लो यार, है कि नहीं, आराम से हो जाएगा। फिर पावर को अरेंज कर देना, ये हो जाएगा 10⁻⁻7, अच्छा सॉरी 7 हो जाएगा यहाँ पे, -5 + 12 + 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर फ्लक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको वही ये एक फेस, स्क्वायर के एक फेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, स्क्वायर वन फेस, मतलब स्क्वायर का फेस, स्क्वायर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रॉस किया वो उसका वैल्यू हो जाएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसको समझो, फिर सॉल्यूशन को समझो, ठीक है। रिपीट मोड में देखो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग।
अब इस क्वेश्चन का कहना है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 19 है, इसमें क्या है कि क्यूबिक सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स गॉस लॉ से आपको पता है कि क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, जिसमें आपका क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम गिवन है, ठीक है, 2 माइक्रो कूलम का वैल्यू जो होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू गिवन आपका 8.8 होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। और फिर फाइनली जब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसमें क्या 10⁻12 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे में हो जाएगा 2/8.85 इंटू, और ये 10⁻⁻⁶ रहेगा ऊपर, और एक कूलम से ये स्क्वायर चला जाएगा, इसका 10⁻12 ऊपर गया तो 10⁻12 हो जाएगा। फाइनली जो है ये ये हो जाएगा 10⁻6, और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो 8.85, तो फाइनली इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ठीक है। तो इतना कर ही सकते हो। तो ये हो गया नेट फ्लक्स आपका उस क्यूबिक सरफेस के थ्रू कितना हुआ, तो इसका वैल्यू ये हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन बस यहाँ पे कर लेना, इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके 2/8.85 कर लो, निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे लोग क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका कि एक आपका स्फेयर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस आपका गिवन है कितना, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके थ्रू जो फ्लक्स है उसका वैल्यू गिवन है आपका कितना, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्या कि इसमें तो फ्लक्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डबल कर देते हैं, मतलब जो डिस्टेंस ये r है ये बढ़ के अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो क्या फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यही पूछा जा रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कराती है, ये डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकलेगा उस पर डिपेंड करता है, ना कि रेडियस पे। ये प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ होगा तो इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भी निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे, तो चार्ज पे ना, और ये डिपेंड किस पे, रेडियस पे नहीं करता है। तो ये स्फेयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा अभी इसका वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा आपको दिमाग में सेट रखना है कि जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, उसका वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, तो उसका वैल्यू हमेशा डिपेंड करता है आपका रेडियस पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, ना कि रेडियस पे। इसलिए आप डबल कर दो, क्वाड्रपल कर दो, 4 गुना 10 गुना कर दो स्फेयर का रेडियस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फर्क पड़ेगा सिर्फ चार्ज से। आई बात समझ में। तो इसलिए जो है फ्लक्स उसका सेम हो जाएगा वही -1 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट की जो फ्लक्स है उसमें अगर चार्ज कितना है, अगर ये चीज़ पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। तो ये तो सिंपल है कि फाई बराबर तो आपको पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू निकालना है तो इसको फाई को, फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें फाई का वैल्यू तो आपको पता है ये कितना गिवन है, तो -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम गिवन है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका -8.85 गुना 10⁻⁹ कूलम, और ये एग्जैक्टली हो जाएगा 8.85 नैनो कूलम के। तो ये हो गया कितना, चार्ज का वैल्यू क्यू कितना हो गया, तो -8.85 इंटू -8.85 नैनो कूलम, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसको जल्दी से पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, है कि नहीं। तो कितना आसान है यार, प्लेलिस्ट जाके देखो, सब समझ में आएगा अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे डाटा क्या गिवन है, पहले इसको जल्दी से रीड आउट करो क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे डाटा क्या गिवन है। डाटा गिवन है आपका 21 में क्या कि आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना गिवन है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। उसके साथ साथ डिस्टेंस आपका गिवन कितना, 20 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना क्या है, जो चार्ज कितना हो का वैल्यू क्या होगा वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, क्यू का वैल्यू, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है आपका, तो ये होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है कि नहीं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाओ, 9 इंटू 10⁻9 इधर हो जाए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, तो 1/9 इंटू 10�9, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो आपको पता है ही कितना है, 1.5 इंटू 10⁻3, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10�9, और साथ में जो r का वैल्यू है वो कितना गिवन है, तो 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर। इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो 1.5 है, 9 है, 0.2 सबको एक साथ लिख लेना है, तो 1.5 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और अपॉन 9, और जो ये 10⁻9 ऊपर रह जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, और ये 10⁻3। तो फाइनली जो है ये सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगा, इसको ये 10⁻3 है तो ये 10⁻6 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, ये अप्रोक्सीमेटली जो इसको सबको सॉल्व कर लोगे तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम के, जिसका वैल्यू हो जाएगा 6.67 नैनो कूलम। तो ये हो गया आपका वैल्यू किसका, चार्ज का। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो आपका डाटा क्या गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस गिवन है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो क्यू लिखना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें ई का वैल्यू गिवन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हो जाएगा, कैसे वो समझ में आ गया आपको। आर का वैल्यू जितना है उसको आर स्क्वायर लिख देंगे इसको, बाकी इसको सॉल्व करके वैल्यू निकल जाएगा 6.67 नैनो कूलम। आई बात समझ में, तो यहाँ तक क्लियर है हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 21, हाँ आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहना है कि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सही से रीड करो उसको, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू गिवन है, एरिया का में आपको गिवन है क्या, रेडियस गिवन है उसका, आर गिवन है आपका स्फीयर का, ठीक है 1.2। तो आपको निकालना क्या है, डेल बाय होता है क्या है, क्यू बाय ए होता है, ये आप तो जानते हो। आपको निकालना है क्यू का वैल्यू, तो ये हो जाएगा डेल इंटू ए, जिसमें डेल का वैल्यू आपको गिवन कितना है 80 माइक्रोकूलम। 80 माइक्रोकूलम को अगर कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कूलम बाय मीटर स्क्वायर। और एरिया जो है वो आपका स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 और पाई का वैल्यू होता है 3.14, और आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या, रेडियस 1.2 है, तो 1.2 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो फिर इसको क्या है, इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करके आ जाएगा, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 1.47 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो ये क्यू का वैल्यू आपको निकल जाएगा इतना, और एक बार इसको जैसे सही से सॉल्व करके क्यू का वैल्यू निकल जाओगे तो उसके बाद आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हो जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू है 1.47 इंटू 10⁻³ कूलम, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है आपका 8.85 गुना 10⁻3, ठीक है। और ये कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और फाइनली जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर निकल जाएगा आपका कितना, तो 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन कूलम बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब